पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बेटा हम लोग भाग 3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भाग 3 की। भाग 3 को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। भाग 3 का नाम क्या है? तो आप बताएंगे सर भाग 3 का नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 में आप लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों को पढ़ेंगे भाग 3 में। मूल अधिकार लिए कहां से गए? तो आप लोग बताओगे अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट से इनको लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो आप बताओगे कि सर बिल ऑफ राइट से इनको लिया गया है। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से इनको लिया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं आपके, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जबकि जब संविधान बना था, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। तो पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के दर्जे से बाहर कर दिया गया था, इसे आर्टिकल 31 में रखा गया था। अब यह आर्टिकल 300 के ए में है, जो एकमात्र कानूनी और विधिक अधिकार है। मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में इतना अंतर होता है कि मूल अधिकार के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब यह एकमात्र कानूनी अधिकार है, जिसे आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो पहला प्रश्न जो है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि सर भाग 3 को मूल अधिकार, भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है वो पहला लिखित दस्तावेज है, नागरिकों को अधिकारों के लिए दिया गया पहला लिखित दस्तावेज आपका मैग्ना कार्टा है। इसका व्याख्या को जरा जान लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है, इसके उत्तर को जान लेते हैं। जरा पढ़िए जरा ध्यान से। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा 1225 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा सामंतों के दबाव में जारी अधिकारों का चार्टर है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज क्या था? मैग्ना कार्टा। तो भारत में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया, इसलिए भारतीय मूल जो संविधान है भाग 3 में मौलिक अधिकारों को शामिल करता है, और मौलिक अधिकारों को इसीलिए हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि यह भी ऐसा लिखित दस्तावेज है जो नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या है, देखिए जरा ध्यान से। निम्नलिखित में से किस दस्तावेज द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन किया गया था? तो भैया पहला ऑप्शन है आपका नेहरू रिपोर्ट 1928, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940, और डी ऑप्शन है कृषि मिशन 1942। तो भैया नेहरू समिति का गठन किया गया था, और ये नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? तो आप लोग बताओगे सर नेहरू समिति का गठन हुआ था 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताओगे सर इसका अध्यक्ष बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। किसे बनाया गया था? तो आप लोग बताओगे सर मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। यह एक सर्वदलीय समिति थी। इसके सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। सचिव कौन थे? तो आप बताओगे सर इसके सचिव जे.एल. नेहरू थे। ठीक है, जे.एल. नेहरू थे इसके सचिव, और इसमें सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू कई सदस्य शामिल थे। इसका उद्देश्य था एक हम काम चलाऊ संविधान का निर्माण कर लें। इसी नेहरू समिति में मूल अधिकारों को शामिल करने की पहली बार चर्चा दी गई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? नेहरू समिति, अथवा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार है। तो हमने बताया था कि भैया फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहां पर रखे गए हैं? इनको भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 में रखा गया है। और भाग 3 में इनको रखा कहां गया है? 12 से 35 तक इनको रखा गया है। तो आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित पर विचार करें। शिक्षा का अधिकार, दूसरा है सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, भोजन का अधिकार। उपरोक्त में से मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के अंतर्गत मानव अधिकार है,
पूछा निम्न में से कौन मानव अधिकार हैं, तो बताइए शिक्षा का अधिकार। आपने अनुच्छेद 21 का ए पढ़ा होगा, सभी बच्चे जो टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अनुच्छेद 21 का ए तो पक्का आना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं। सार्वजनिक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार, ये भी ऑप्शन सही है। भोजन पाने का अधिकार, बिल्कुल बात सही है। मिड डे मील आपने सुना होगा, मिड डे मील कब आया था, तो आप बताओगे सर मिड डे मील जो है वो आया था आपका 1995 में, 1995 में आया था। अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है पीएम पोषण योजना। क्या नाम बदल के रख दिया गया है इस योजना का नाम? मिड डे मील योजना का नाम बदल के रखा गया पीएम पोषण योजना। ठीक है, तो मिड डे मील योजना भोजन पाने का अधिकार है, और भोजन पाने का अधिकार आपका आर्टिकल 21 के तहत आता है। तो शिक्षा का अधिकार और दूसरा सार्वजनिक सेवा का अधिकार, ठीक है, ये तीनों अधिकार आपके मूल अधिकार, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उससे पहले इसकी जरा हम लोग एक बार व्याख्या देख लेते हैं, चीजों को समझते हुए एक बार व्याख्या देखेंगे। अगला प्रश्न पहले हल कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्णित हैं, तो बताइए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो आप बताओगे सर 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में। कितने प्रकार के? आप बताओगे सर 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार। जबकि जब संविधान बना था तब मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में कितनी है? 6। ठीक है, पहले 7 थी, वर्तमान में 6 है। क्यों? एक मूल अधिकार हमने बताया था आपका कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, इसलिए 7 की जगह 6 संख्या बची है। तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे संविधान में निम्नलिखित 6 मूल अधिकार है। नंबर 1 समता का अधिकार, आर्टिकल जब 14 से 18 के बीच में इनको रखा गया। समता का अधिकार कहाँ रखा गया? 14 से 18 के बीच में। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ रखा गया? स्वतंत्रता का अधिकार रखा गया आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में मिलेगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में मिलेगा। और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में मिलेगा। 31 यहाँ जो छूटा है, 31 में था संपत्ति का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार हम लोगों ने हटा दिया है, और हटाकर इसे कहाँ रख दिया है? तो आप बताओगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है, जिसे आर्टिकल अब 300 के ए में रखा गया है, जो एक कानूनी और विधिक अधिकार बचा हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। कहां से लिए गए? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं। इनको अमेरिका में 10वां संविधान संशोधन हुआ था अमेरिकी संविधान में, तब शामिल किया गया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और इस चीज को पहले व्याख्या के रूप में पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अमेरिका संविधान में मौलिक अधिकारों को बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता था। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, जबकि प्रथम 10 संशोधनों द्वारा इसे लागू किया गया। अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस की प्रेरणा से अपने संविधान में बिल ऑफ राइट का समावेशन किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए जरा अगला प्रश्न क्या है, और इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए भाई, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, पढ़िए जरा ध्यान से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के अंतर्गत सम्मिलित क्या क्या होगा? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी। तो अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे भारतीय संसद हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्य विधानमंडल हो, चाहे सभी पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी प्राधिकरण हो, सभी को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना पड़ेगा। कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा, क्योंकि इस मौलिक अधिकार सभी के मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, इसलिए कोई हनन नहीं करेगा। तो यहाँ पर
एक कथन भी सही है, दो भी कथन, तीन भी सही, अथवा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या होगी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी और अन्य प्राधिकरण शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न को जरा देखिए, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है, अवाद योग है, लचीले हैं या कठोर है? तो सुनिए, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। क्यों वाद योग है? क्योंकि यह राज्य सरकार पर प्रतिबंध लगाते हैं। किसके लिए प्रतिबंध लगाते हैं? नागरिकों के हित के लिए, क्योंकि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, इन पर कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती राज्य सरकार। इनको इतनी स्वतंत्रता मिली है कि राज्य सरकार इस स्वतंत्रता को नहीं छीन सकती है, इसलिए राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं से प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए यह क्या है? वाद योग है। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय से नहीं प्राप्त कर सकते, और जबकि मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए मौलिक अधिकार वाद योग होते हैं। अगले प्रश्न पर देख लिए। अगला प्रश्न क्या है? मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, बताइए क्यों कहा जाता है भैया मूल अधिकार? जरा बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्यों कहा जाता है? मूल अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित है, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल बात सही है, यह संविधान में उल्लेखित है भाग 3 में, और यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, चहुमुखी विकास करते, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। तीसरा, संसद जो है इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी बिल्कुल सही है, संसद मूल अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, और इसकी पहले व्याख्या पढ़ो। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न को पढ़िए। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर निलंबित हो सकते हैं, सी ऑप्शन है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, डी ऑप्शन है। आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर सुनिए, आपातकाल की स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आपका कहाँ पढ़ने को मिलता है? तो आप बताओगे सर 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है? तो आप बताओगे सर राष्ट्रीय जो आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आप बताओगे सर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। किसकी सिफारिश पर करता है? तो आप क्या बताओगे? यह सिफारिश किसकी सिफारिश पर करता है? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। ठीक है, तो आपात स्थितियों में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को क्या करते हैं? छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आपात स्थिति में मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न को, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ये बिल्कुल बात सत्य है। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि राज्य सरकार आपके मूल अधिकारों को छीन नहीं सकता, ये गारंटी कृत आपको प्राप्त है, और यह मूल अधिकार भाग 3 में है, इसलिए दोनों ही सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पढ़िए उत्तर। प्रश्न देखिए जरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आच्छादन का सिद्धांत है? देखिए, अनुच्छेद जो 13 है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है। क्या है? आप बताओगे सर न्यायिक पुनरावलोकन है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर मूल अधिकारों में कोई निगेटिव चीज जोड़ दी तो अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो आच्छादन का सिद्धांत आर्टिकल 13 में दिया गया, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसका उत्तर और व्याख्या देख लेते हैं। इसकी उत्तर और व्याख्या क्या है, सुनिए जरा। यदि संविधान लागू होने से पूर्व निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत हो जाता है तो वह शून्य घोषित नहीं होगा, बल्कि वह प्रभाव में नहीं रहेगी, अर्थात इसके ऊपर मूल अधिकारों की छाया आ जाती है। यदि भविष्य में मूल अधिकारों में कोई संशोधन कर यह आच्छादन हटा दिया जाए तो वह भाग पुनर्जीवित हो जाता है। अब भैया यहाँ पर 4 सिद्धांत दिए, पृथक्करण का सिद्धांत, अद्वितीयन का सिद्धांत,
प्राकृतिक न्याय का और आच्छादन का सिद्धांत, ये सभी आपके आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें न्याय पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। अगला प्रश्न देखिए, विधि का शासन शब्द का जनक कौन है? तो विधि के शासन शब्द के जनक है एबी डाइसी। रूल ऑफ लॉ शब्द किसने दिया था? तो आप बताओगे रूल ऑफ लॉ शब्द जो दिया था वो एबी डाइसी ने दिया था। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए। निम्नलिखित में से किस बात में है प्रतिपादित किया गया कि विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है? आप बताओगे कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद में इसे कहा गया। जरा इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद में प्रतिपादित किया जाता है कि विधि का शासन अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित है, यह सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी। अगले प्रश्न को जरा ध्यान से देखते हैं। विधियों का समान संरक्षण, यानी विधियों का समान संरक्षण आपका आर्टिकल 14 से संबंधित है। और हमने बोला है कि आर्टिकल जो 14 है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो यहाँ पर विधि का समान संरक्षण भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो 15 का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के अधीन निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद प्रतिषेध है? विभेद प्रतिषेध है, बताइए भैया किस आधार पर विभेद प्रतिषेध नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा गया? तो आप बताओगे सर यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो भैया अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, जन्म स्थान के आधार पर, लेकिन निवास स्थान का कहीं जिक्र नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान का उपबंध है? आर्थिक रूप से, तो सुनिए भैया, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। ईडब्ल्यूएस को कब शामिल किया गया? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, सामान्य में जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं वो अगर गरीब है तो उनको 10% आरक्षण मिलेगा। ये 103वां संविधान संशोधन 2009 में आया था। ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पढ़िए जरा। प्रथम संविधान संशोधन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष उपबंध 93वां संविधान संशोधन निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध 101वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा में क्या आया था? जीएसटी। और 2009 में क्या आया? ईडब्ल्यूएस आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बताया था वो 103 था। चलिए अगला प्रश्न देखो। लोक नियत नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता है, यानी सरकारी नौकरियों में समानता है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ महत्वपूर्ण वाद में कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ बनी थी? तो बेटा 9 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। इसमें 6 और 3 से केस जीता गया था। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं जरा। भारतीय इंदिरा गांधी साहनी भारत संघ 1993 में न्यायाधीशों ने संवैधानिक पीठ में 6-3 के बहुमत से निर्णय दिया। अल्पमत में 3 न्यायाधीशों का मानना था कि मंडल रिपोर्ट एवं सरकार का निर्णय असंवैधानिक है, क्योंकि देश की में जातिवाद को बढ़ाएगा जो समाज सुधार व संविधान के विरुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बीपी मंडल की सिफारिशें कब लागू हुई थी? 1990 में। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? बीपी मंडल 1978 से 1980 तक इसका गठन हुआ। पिछड़े वर्गों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए किया गया था। बीपी मंडल 1978 से 80। सिफारिश कब लागू हुई? 1990 में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, इसे निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत रखा गया? धर्म से संबंधित आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। भैया देख लीजिए, प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 बोला गया, तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म आदि के आधार पर विभेद। सुनिए, तो अनुच्छेद 15 में क्या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो भैया ये समता का अधिकार है 14 से 18। तो मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा था? केवल धर्म पढ़ लिया था, बाकी चीजों को नहीं पढ़ा। अनुच्छेद 15 पूछा गया। 15 अनुच्छेद कहाँ से आएगा? क्षमता के अधिकार से आएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं और ध्यान से देखते हैं। क्या अगला प्रश्न है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को संरक्षण का प्रावधान किया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया है 15(4) में, 16(4) में।
ठीक है। क्या दिया गया, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की बात कर रहा है, तो ओबीसी को 15/4 में 16/4 में दिया गया है आरक्षण। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं और अगले प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो गई है समाप्त, क्योंकि हम लोगों ने इस क्लास में केवल 22 क्वेश्चनों को ही शामिल किया था। अगली क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।